हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलसीटी। तो इस लेक्चर के अंदर हम टॉप 10 एमसीक्यूज़ करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के ऊपर। वैसे इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, लेकिन मैंने जो जो मुझे लगे थोड़े टेक्निकल वही मैंने ऐड किए हुए हैं, क्योंकि फैक्चुअल आपको खुद भी याद रहेंगे। कितनी वुमेन्स नॉमिनेट की जा सकती हैं, एमएलए की मिनिमम एज क्या होगी, बाकी ये सारी चीज़ें ये आपको खुद भी मालूम है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या है, जो मुझे टेक्निकल लगे हैं वो मैंने डाले हुए हैं, जिनमें आप फंस सकते हो। ओके, तो कोशिश करूँगा मैं इस लेक्चर को थोड़ा आराम आराम से बोलने की। वैसे मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि यूट्यूब पे वीडियोस देखने से टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है, तो इट इज़ बेटर कि आप उनकी स्पीड बढ़ा कर देखो। मैं अपनी बात करूँ, अगर मुझे कोई लेक्चर देखना होता है मैं डायरेक्ट उसे 2x की स्पीड पे देख लेता हूँ। ओके, तो खुद भी इसकी आदत बनाओ, एटलीस्ट 1.5 की स्पीड पे देखा करो। इसलिए मैं खुद भी कोशिश करता हूँ थोड़ा तेज़ बोलने की। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370। तो आर्टिकल 370 का चीफ ड्राफ्टर कौन था? चार ऑप्शन है आपके पास, तो इनमें से बताइए चीफ ड्राफ्टर कौन सा था। पहले खुद से जवाब देने की कोशिश कीजिए, मैं बताऊंगा तो वैसे उतना मज़ा नहीं आएगा आपको भी, क्योंकि साइकोलॉजी का एक रूल है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप गलत जवाब दोगे, मैं आपको सही जवाब दूंगा, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। ओके, तो पहले खुद से जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। आर्टिकल 370 हमने जो हिस्ट्री के ऊपर लास्ट लेक्चर किया था, जिसके अंदर हमने जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री की थी 1947 से लेकर 2019 तक। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर लास्ट लेक्चर होगा, उसके थंबनेल पे ही लिखा हुआ होगा कश्मीर 1947 टू 2019। ओके, तो उसके अंदर हमने बात की थी दिल्ली एग्रीमेंट 1952, और दिल्ली एग्रीमेंट 1952 के अंदर आर्टिकल 370 की बात की गई थी। ये एग्रीमेंट हुआ था शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच में। इसके अंदर क्या था, आर्टिकल 370 की बात हुई थी। उन्होंने कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कि आप इसको ड्राफ्ट करो, लेकिन उन्होंने मना किया था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि ये कंट्री की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जाता है, इसलिए उन्होंने ड्राफ्ट करने से मना किया। हालांकि उन्होंने पूरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, लेकिन इस आर्टिकल को उन्होंने ड्राफ्ट नहीं किया। तो उसके बाद इसको ड्राफ्ट किसने किया था? एक तो शेख अब्दुल्ला का भी नाम आता है, लेकिन उसके अलावा चीफ ड्राफ्टर कौन है? तो चीफ ड्राफ्टर हैं आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर, इन्होंने किया था। इन्हें चीफ ड्राफ्टर कहा जाता आर्टिकल 370 का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बताता है कि विच आर्टिकल एम्पावर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर। जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देता है कि कौन सी पावर देता है कि परमानेंट रेजिडेंट को डिफाइन करना, टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट्स एंड प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू देम। जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स कौन होंगे और उनके पास क्या स्पेशल राइट्स होंगे, ये जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर किस आर्टिकल के जरिए आती है? तो अगर आपने ऑप्शन देखें, दो तो आपने ऑलरेडी एलिमिनेट किए होंगे। ऑप्शन बी आर्टिकल 335 और ऑप्शन डी आर्टिकल 1। तो बचता है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो इनमें से क्या होगा? तो इनमें से क्या है, आर्टिकल 370 जो है ये नहीं है। ओके, राइट आंसर है आर्टिकल 35, क्योंकि आर्टिकल 370 किसकी बात करता है? ये बात करता है आपके स्पेशल स्टेटस की, ओवरऑल स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का। लेकिन उसके अंदर जो परमानेंट रेजिडेंट की बात हुई है, तो वो कौन बात करता है? वो करता है आपका आर्टिकल 35A। तो आर्टिकल 35A, ये आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तीन स्टेटमेंट दी हैं यहां पर, तो इन तीन स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। पहली स्टेटमेंट है जम्मू एंड कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट, ये तो करेक्ट है यहां तक। अंडर ब्रिटिश पैरामाउंसी, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंदर थी। ऐसा नहीं है कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल का ये मतलब नहीं है कि जिस तरह ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करती थी वहां पर डायरेक्ट उनका कंट्रोल था, नहीं। ये एक प्रिंसली स्टेट थी, और प्रिंसली स्टेट जो थी देवर सब्जेक्टेड टू द ब्रिटिश पैरामाउंसी। कुछ ना कुछ एग्रीमेंट ब्रिटिशर्स के साथ होता था, उसके जरिए ये कंट्रोल में होते थे। इसीलिए जब ये इंडिपेंडेंट हुए, इनके पास ऑप्शंस थे कि भाई या तो इंडिया को ज्वाइन करो, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करो, या तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। ये तीन ऑप्शन हर प्रिंसली स्टेट को मिले थे, जम्मू एंड कश्मीर को भी मिले थे। स्टार्टिंग में उसने कहा था इंडिपेंडेंट रहूंगी, इंडिपेंडेंट रहेंगे हम, और बाद में फिर इंडिया को ज्वाइन किया था। वो सारी कहानी उस लेक्चर में आप देख लेना। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद बताता है कि जो लोग थे प्रिंसली स्टेट के, वो क्या थे? वो स्टेट सब्जेक्ट थे, कॉलोनियल सब्जेक्ट नहीं थे। तो ये बात भी बिल्कुल सच है कि यहाँ पर जो लोग थे वो किसके अधीन थे? वो जो राजा था उसके अधीन हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स के अधीन वो नहीं थे। ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड असेशन की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर जो है उसने इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया था कब? 26 अक्टूबर 1947, और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बिफोर 1947 एक प्रिंसली स्टेट थी। ओके, यहाँ पर जो सिटीजन थे उनको क्या कहते थे? स्टेट सब्जेक्ट्स थे वो, नॉट ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। और एसेशन कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1947। क्वेश्चन नंबर 4, इसको जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर फंस सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4,
विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर जो है पहले एक था, एक स्टेट थी, इसको दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में डिवाइड कर दिया गया। ओके, अब ये पावर पार्लियामेंट के पास कहां से आई कि उसने जम्मू एंड कश्मीर को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया। लास्ट लेक्चर जो मैंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे लिया था, लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 जो था, उसके अंदर मैंने इस आर्टिकल को और पार्लियामेंट की इस पावर को अच्छे से डिफाइन किया हुआ था। तो सेकंड पार्ट, बल्कि अगर आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दोनों पार्ट नहीं देखे, दोनों को अच्छे से देखना और सेकंड को तो अच्छे से जरूर देख लेना, उसको समझना। वहां पर मैंने इस आर्टिकल को डिस्कस किया था। अब यहां पर क्या हो सकता है, आर्टिकल ए, ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए आर्टिकल 370 ये नहीं है। क्यों? ये किसकी बात करता है? ये जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की बात करता है। ऑप्शन बी की बात करें तो ये किसकी बात करता है? ये बात करता है आपके परमानेंट रेजिडेंट कौन होंगे जम्मू एंड कश्मीर के, उसकी बात करता है, परमानेंट रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करता है ये। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें 239A, मैंने देखा था, मैंने ये ग्रुप में डाला था, तो वहां पर मैक्सिमम बच्चों ने 239A 239A, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 90% जो थे 239A के साथ ही गए थे कि 239A किसकी बात करता है? 239A जो है ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर आर्टिकल दिया हुआ है कि 239A वाला जो यूनियन टेरिटरी, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करता है कि जो पुदुचेरी मॉडल जो है 239A वाला वो यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया है, उस तरह से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन रन होगी और एलजी की कुछ पावर्स की ये बात करता है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है, पार्लियामेंट के पास ये पावर दी जाती है कि वो जो इंडिया है, इंडिया का जो यूनियन है, उसके अंदर नई स्टेट वो ऐड कर सकता है, किसी भी स्टेट का एरिया चेंज कर सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकता है, उसका जो एग्जिस्टिंग नाम है उसको चेंज कर सकता है। तो ये किसके अंदर आता है? ये आपके आर्टिकल 3 के अंदर आता है। आर्टिकल 2 के अंदर क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। लेकिन ये कौन सी है? जो हमारे पास नहीं होगी, कोई बाहर की होगी। जैसे गोवा एक टाइम पे पुर्तगीज के कंट्रोल में था, तो हमने वो उनसे लिया था, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? ये आर्टिकल 2 के अंदर आ जाएगा। आर्टिकल 3 के अंदर क्या आएगा? जो ऑलरेडी हमारी यूनियन के अंदर हैं, ऑलरेडी हमारी यूनियन के अंदर है, उनके साथ क्या करना है। जम्मू एंड कश्मीर ऑलरेडी हमारी यूनियन का पार्ट है, तो उसके हमने दो पार्ट्स में, अलग अलग दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है। ये अच्छे से आप उस लेक्चर में देख लेना, जो सेकंड लेक्चर लिया है मैंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर, उसको मैंने वहां पर अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाया है। ओके, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल 370 इज एन आर्टिकल ऑफ। तो बहुत आसान दिखता है, लेकिन मैंने देखा था जब मैंने ये ग्रुप में डाला था, तो वहाँ पर भी इसका बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया था। और मेरी जब ऑफलाइन भी ऐसे फेस टू फेस जब फिजिकल इंटरेक्शन होती है कभी कहीं, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इस आर्टिकल के रिलेटेड कन्फ्यूजन है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? क्या ये जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है? या फिर ये दोनों का ही है, यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का भी है ये, और जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसके अंदर भी ये हुआ करता था। या फिर ये कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था। तो इनमें से राइट आंसर जो है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का है। और अभी भी वहां पर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट के अंदर अभी भी है, लेकिन इनऑपरेटिव है। आई बात समझ? जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का ये नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ये शायद जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है। ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को भी टिक किया था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी नहीं है। हाँ, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए इसको इंप्लीमेंट किया गया था। जो 1954 वाला प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, उसके जरिए इंप्लीमेंट किया गया था। बाद में 2019 के अंदर जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया, उसके जरिए रिवोक किया गया। लेकिन खुद ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं ना है, लाया गया था, हटाया भी गया, लेकिन खुद तो नहीं है। खुद तो ये आर्टिकल है, और आर्टिकल किसका है? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। आई होप बैकग्राउंड क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है कि एंट्री नंबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी इन शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? देखो, क्वेश्चन में समझाता हूं, शायद क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। शेड्यूल 1 जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसका नाम क्या है? द स्टेट्स। इसके अंदर दो लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। एक तो होगी स्टेट लिस्ट, ये वो वाली नहीं है डिवीजन ऑफ पावर, वो नहीं। ये स्टेट लिस्ट का मतलब है यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स की लिस्ट दी हुई है, जितनी भी स्टेट्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं। और इसी तरह से यूनियन टेरिटरीज की एक लिस्ट है, जिसके अंदर यूनियन टेरिटरीज के नाम दिए हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट तो नहीं है, इसका जो स्टेट लिस्ट से नाम था, यहाँ पर कहीं नाम था, वो हटा दिया गया, और वो नाम कहाँ पर डाल दिया गया? यूनियन टेरिटरी वाली लिस्ट में डाला। तो उसका नंबर पूछा है, उसका नंबर क्या है? आई बात समझ?
तो उसका नंबर क्या है, 6 है, 7 है, 8 है या फिर 9 है। तो उसका नंबर है, एंट्री नंबर 7 जम्मू एंड कश्मीर की है और एंट्री नंबर 8 वहाँ पर लद्दाख की है, याद रख लेना। तो ये भी मैंने लेक्चर में करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डिलीटेड विच एंट्री फ्रॉम शेड्यूल 1 स्टेट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वही बात आ गई जो मैंने बताया था कि ये जो शेड्यूल 1 है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो शेड्यूल 1 है, तो शेड्यूल 1 के अंदर जो अब स्टेट लिस्ट है, अब यहाँ पर हमने देखा पीछे कि यूनियन टेरिटरी के लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 7 तो डाल दिया जम्मू एंड कश्मीर का, ओके। लेकिन शेड्यूल 1 की, इसी शेड्यूल 1 की जो स्टेट वाली लिस्ट थी जहाँ पर स्टेट्स के नाम थे, तो उस लिस्ट में जम्मू एंड कश्मीर का भी नाम था। अब वो नाम वहाँ पर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी स्टेट नहीं रहा। तो कौन सी एंट्री जो है, कहाँ पर वो नाम था, किस एंट्री में वो नाम था, एंट्री नंबर क्या था जो वहाँ पर वो नाम हटा दिया गया, तो वो था आपका एंट्री नंबर 15। तो एंट्री नंबर 15 वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की थी, अब वो हटा दिया गया है, तो अब उसको यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में एंट्री नंबर 7 डाल दिया गया है। ओके, कहानी क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर बाइफर्केशन ऑफ अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर। यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो सकती है, अभी बच्चों ने डाल दिया होगा शायद 107। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात हो रही, अर्स्टवाइल स्टेट बिफोर बाइफर्केशन, डिवाइड होने से पहले, अभी डिवाइड नहीं हुआ है, डिवाइड होने से पहले जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर टोटल कितनी सीट्स थी? 83, 107, 95 या 111? आप में से मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने 107 कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा है कि डिवाइड होने से पहले क्या था। तो डिवाइड होने से पहले ये 111 था। क्यों? क्योंकि 107 क्या है, अभी तो 107 है, ओके। जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर कितनी सीट्स है? 107 है, ओके। आफ्टर डिलिमिटेशन 114 हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 107 है, ओके। लेकिन बिफोर बाइफर्केशन लद्दाख भी तो था, और लद्दाख की कितनी सीटें थी? लद्दाख की 4 सीटें थी, तो इसलिए ये 111 आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, वैसे जब मैं डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर मैं लेक्चर लूँगा तो उसके अंदर मैं अच्छे से बताऊँगा। देखो बेसिकली था क्या, टोटल थी यहाँ पर 111 सीट्स। कितनी? 111 सीट्स थी, ओके। ध्यान से देखना, जम्मू के अंदर थी 37, कश्मीर के अंदर थी 46 और पीओ की थी 24। तो टोटल जब आप इसको ऐड करोगे ये कितना बन जाता है? टोटल बनता है 107, और जब 4 आप लद्दाख की भी ऐड करोगे ये 111 बन जाएगा, ओके। अभी क्या कहानी है, डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशन से जम्मू के अंदर 6 सीटें बढ़ा दी गई है, तो 43 कर दिया है। कश्मीर के अंदर 1 बढ़ाई है, सिर्फ 1, और 47 कर दिया है। पीओके की 24 है, अभी भी 24 ही है, ओके। तो टोटल ये अब जब आप इनको ऐड करोगे तो टोटल 114 बन जाता है। यानी पहले कितनी थी? 107 थी, अब 6 जम्मू में बढ़ाई हैं, जम्मू वाले रीजन में, और 1 कश्मीर वाले रीजन में, तो टोटल ये 7 बढ़ाई, तो 107 से 114 हो गई हैं, ओके। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बता रहा था कि भाई बाइफरकेट होने से पहले, यानी कि जब लद्दाख भी पार्ट था, तो टोटल कितनी थी? 107, ये जम्मू में 37, कश्मीर में 46, पीओके के 24 हो गए 107, और 4 लद्दाख के हो गए 111। आई होप कहानी क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 9, बस लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। ये बता रहा कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अमेंडेड विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल के अंदर इसने अमेंडमेंट की है? तो कौन सा शेड्यूल है? तो वो है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए, शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 इसके अंदर क्या अमेंडमेंट की है? अभी अभी हमने वो पढ़ भी ली। कैसे? शेड्यूल 1 मैंने कहा था, शेड्यूल 1 क्या है? द स्टेट्स। तो ये जो 10 स्टेट्स है इसके अंदर अमेंडमेंट क्या हुई है? दो चेंजेस आई हैं। पहला, जो स्टेट वाली लिस्ट है उससे हमने देखा एंट्री 15 जो है उसको डिलीट कर दिया गया, और उसके बाद जो यूनियन टेरिटरी की लिस्ट है वहाँ पर एंट्री 7 जम्मू एंड कश्मीर की ऐड कर दी जो पहले नहीं थी, एंट्री 8 लद्दाख की ऐड कर दी जो पहले नहीं थी। तो ये चेंज आया है, और चेंज मीन्स अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट किसके अंदर आई है? शेड्यूल 1 के अंदर आई है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के। बात समझ आई? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज एनेक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे?
किस दिन एनेक्ट किया गया, ये तो याद है, इस डेट को लोकसभा में आया, इस डेट को राज्यसभा में आया, इस डेट को प्रेसिडेंट के एसेंट मिले, और इस डेट को 31 अक्टूबर 2019। लेकिन कौन सा दिन था उस दिन, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। गांधी जयंती, ऑफ कोर्स ये तो आप बताओगे ये तो नहीं, ऑप्शन तो गया। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो क्या लगता है आपको क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसे नेशनल यूनिटी डे भी कहा जाता है। तो नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। ओके, तो इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसे 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, और किसकी याद में? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंट्री को यूनाइट किया था। जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी सबके पास जाकर, एक एक प्रिंसली स्टेट के अंदर जाकर उन लोगों से बात की थी, और इंडिया का जो यूनियन आज आपको दिखाई दे रहा है उसको फॉर्म करने में, इसीलिए इनको कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क क्यों? ऑटो वन बिस्मार्क का नाम अगर आपने सुना है, जिन्होंने जर्मन को यूनाइट किया था, जर्मनी को यूनाइट किया था। ओके, वैसे जर्मन यूनिफिकेशन के ऊपर भी लेक्चर पड़ा हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर, अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो इनके नाम के ऊपर, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर राष्ट्रीय एकता दिवस, यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी दिन जो है 31 अक्टूबर आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है इसको इनेक्ट किया गया था, यानी ये फोर्स में आया था। तो आई होप कहानी क्लियर हुई होगी, आपको मज़ा आया होगा इन सारे एमसीक्यूज़ में। तो इसी तरह से और भी हम एमसीक्यूज़ बाकी टॉपिक्स के ऊपर लेते रहेंगे। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।